नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। स्वागत है आपका बिहार की खास बुलेटिन में। रुक करेंगे बिहार की तमाम खबरों की तरफ, जहां पर पहले चरण के बुधवार की शाम थम गया है और वहीं अब शुक्रवार को वोटिंग होगी। और वहीं पहले चरण में 24 सितंबर को 10 जिलों के 12 प्रखंडों में मतदान होगा और इस चरण के लिए 15,328 प्रत्याशियों ने कई पदों के लिए नामांकन पत्र दाखिल किया था, जिनमें से 858 पदों पर प्रत्याशी निर्विरोध विजय रहे, जबकि 72 पदों पर किसी भी प्रत्याशी ने नामांकन पत्र दाखिल नहीं किया। और शांतिपूर्ण चुनाव के लिए प्रशासन ने पूरी तैयारी भी की है और पहले चरण में ग्राम पंचायत सदस्य के 2,233 पदों के लिए 8,611 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किया और जबकि ग्राम कचेरी पंच के 2,233 पदों के सापेक्ष 3,225 प्रत्याशी मैदान में उतरे और मुखिया के 191 पद के लिए 1,294 ने नामांकन पत्र दाखिल किया और सरपंच के 151 पदों के विरुद्ध 772 नामांकन किए गए। और वहीं पंचायत समिति सदस्य के 195 पदों के विरुद्ध 1,205, जबकि जिला परिषद के 22 पदों के लिए 281 प्रत्याशी। और पंचायत चुनाव के तीसरे चरण में बुधवार को पर्चा भरने का सिलसिला थम गया और अब गुरुवार से पर्चों की जांच होगी और नामांकन पत्रों की जांच की आखिरी तारीख 25 सितंबर रखी गई और तीसरे चरण में 35 जिलों के 50 प्रखंडों में 25,155 पदों के लिए चुनाव होना है। और वहीं 27 सितंबर तक नामांकन पत्र वापस लिए जाएंगे और साथ ही उसी दिन उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह भी मिल जाएगा। और वहीं 8 अक्टूबर को वोटिंग होगी और वहीं तीसरे चरण के चुनाव की मतगणना 10 से 11 अक्टूबर को होगी। और वहीं बिहार के पटना से बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बेटे और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और उनकी बहन और राज्यसभा सदस्य मीसा भारती पर पटना के कोतवाली थाना में ठगी का मुकदमा दर्ज किया गया और उन पर बीते लोकसभा चुनाव में पैसे लेकर टिकट नहीं देने का आरोप लगाया गया है। और वहीं आपको बता दें कि अधिवक्ता संजीव कुमार सिंह ने पटना के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में 18 अगस्त को आरजेडी नेता तेजस्वी यादव और मीसा भारती और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा और सदानंद सिंह के बेटे शुभानंद मुकेश और राजेश राठौर सहित कुल 6 लोगों को आरोपी बनाया है। और वहीं संजीव कुमार सिंह ने उन पर बीते लोकसभा चुनाव में पैसे लेकर टिकट न देने का आरोप लगाया और कहा है कि टिकट देने के नाम पर 5 करोड़ की ठगी की गई है। और वहीं लोक जनशक्ति पार्टी के सांसद चिराग पासवान ने कहा है कि बिहार में बेरोजगारी चरम पर है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चुनावी घोषणा पत्र में 19 लाख लोगों को रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन आज आधे लोगों को भी वो रोजगार नहीं दे सके और सीएम बिहार में पूरी तरह फेल हो गए। चिराग पासवान पूर्व मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री की जयंती पर उनके गांव के नगर प्रखंड के बैरगाछी गांव पहुंचे और वहां रात्रि भोज में शामिल भी हुए और बुधवार को वो संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे और उन्होंने कहा कि बिहार में स्थिति ये है कि सरकारी कार्यालयों में 5.5-6 लाख नियुक्ति पेंडिंग पड़ी है। अगर सरकार बैकलॉग को ही पूरा कर दे तो बड़ी संख्या में शिक्षित युवाओं को नौकरी मिल जाएगी और बिहार में औद्योगिक क्षेत्र में भी विकास नहीं के बराबर है और वहीं जिस कारण यहाँ के युवा दूसरे राज्यों में पलायन कर रहे हैं और ये राज्य एक बुजुर्ग प्रदेश बनकर रह गया। और उन्होंने आगे कहा कि कोई भी निवेशक यहाँ निवेश के लिए इच्छुक नहीं है और यहाँ की कानून व्यवस्था के कारण बड़े निवेशक बिहार आने से कतराते हैं। और वहीं सीएम नीतीश कुमार अपनी विफलताओं से ध्यान भटकाने के लिए कभी भगवान के अस्तित्व पर तो कभी दूसरे धार्मिक भावनाओं के नाम पर लोगों को भड़काने का काम करें और यहाँ भ्रष्टाचार चरम पर है और अपराध भी ज्यादा है। लोगों को यहाँ डर लगता है। और वहीं बिहार के कटिहार जिले से हेडमास्टर द्वारा कक्षा 4 की छात्रा से छेड़खानी का मामला सामने आया और यहाँ के पिपरी इलाके में एक हेडमास्टर ने 4 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की और वहीं हेडमास्टर ने 12 साल की मासूम को अकेला
पाकर छेड़खानी की, जिसके बाद ग्रामीणों ने उसकी पिटाई कर दी और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हेडमास्टर को किसी तरह बचाया। और पुलिस का कहना है कि हेडमास्टर के खिलाफ पोक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया है और मामले की जांच की जा रही है। और मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि हेडमास्टर ने छात्रों को कमरे में अकेला पाकर छेड़खानी शुरू कर दी और उसके गाल पर भी काट लिया और ये देख ग्रामीण भड़क गए और उसकी पिटाई शुरू कर दी। और ग्रामीणों का कहना है कि हेडमास्टर पहले भी ऐसी हरकतें कर चुका है और हरकत से नाराज परिजनों और ग्रामीणों ने स्कूल को घेर लिया और खुद को बचाने के लिए हेडमास्टर ने खुद को स्कूल के कमरे में बंद कर लिया। कटिहार की एएसपी रश्मि ने बताया कि घटना की जानकारी होते ही हेडमास्टर को पुलिस कस्टडी में रखा गया है और वहीं छात्रा का मेडिकल भी करवाया जा रहा है। और उन्होंने बताया कि उन लोगों पर भी कार्रवाई की जा रही जिन्होंने कानून को अपने हाथों में लिया है और मारपीट की है। और वहीं गया जिले में सुबह से आसमान काले काले बादलों से ढका हुआ है और ठंडी हवा बह रही है और वहीं मौसम तरोताजा है और बारिश के आसार बने हुए हैं। जिले के मौसम वैज्ञानिकों ने सटीक पूर्वानुमान दिया था कि उनके अनुसार मौसम अपना रुख बदलेगा और अच्छी बारिश भी होगी। कृषि विज्ञान केंद्र के मौसम विज्ञानी डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कहा कि आजकल और परसों यानी 23 से 25 तक झमाझम बारिश होने के आसार हैं। और वहीं दक्षिण पूर्व झारखंड में बने कम दबाव का क्षेत्र बालासोर होते हुए पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी की ओर गुजर रही है। और वहीं दक्षिण पूर्व झारखंड में बने कम दबाव का क्षेत्र चक्रवाती परिसंचरण के रूप में समुद्र तल से 5.8 किलोमीटर तक विस्तारित है। और गया में अगले 2 दिनों तक अच्छी बारिश की संभावना जताई गई है। और गुरुवार की बारिश पूर्वानुमान की बात करें तो 27 मिलीमीटर तक बारिश हो सकती है। और वहीं मौसम में गर्मी के लिहाज से आज का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। और वहीं अगले 24 घंटों में अगर बारिश होती है तो खेती के लिए लिहाज से ये फायदेमंद होगा और धान की खेती को फायदा पहुंचेगा। और वहीं गया के डोभी और रोहतास जिले के शिवसागर से पुलिस ने 330 और 32 किलो गांजा बरामद किया है। और समेकित जांच चौकी डोभी पर बुधवार को उत्पाद विभाग ने 330 किलोग्राम गांजा ट्रक से बरामद किया है और ट्रक के चालक और सह चालक को मौके से गिरफ्तार भी किया गया है। और वहीं उत्पाद विभाग के इंस्पेक्टर दीपक कुमार सिंह ने बताया कि गांजा का एक खेप कटक से कानपुर ले जाया जा रहा था, जिसकी सूचना उत्पाद विभाग को पहले से हो गई थी। और इसके आलोक में चेक पोस्ट पर बुधवार को घेराबंदी किया गया और ट्रक जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर था और वहीं चेक पोस्ट पर रोक लिया गया, जिसकी गहनता पूर्वक जांच की गई और इसमें कई छोटे छोटे पैकेट में गांजा ले जाया जा रहा था और वजन करने पर 330 किलोग्राम हुआ। और ट्रक से हरियाणा के फरीदाबाद का दिनेश राजपूत और मोहम्मद आबिद की गिरफ्तारी भी की गई और गिरफ्तार दोनों पर प्राथमिकी दर्ज करते हुए जेल भेज दिया गया। और वहीं ट्रक और गांजे को जब्त कर लिया गया और सांकेतिक जांच चौकी पर लगातार गांजा और शराब उत्पाद विभाग के द्वारा पकड़ा जा रहा। बुधवार को सरेआम अपराधियों ने माले नेता के बेटे को गोली से भून दिया था और करीब 7 गोली मारी गई थी और हथियार बरामदगी भी सूचना है। और आरोप भागलपुर सेंट्रल जेल में बंद कुख्यात गैंगस्टर धनजी यादव और उसके साथियों पर है। और इधर हत्या के बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, लेकिन शव पूरी रात सदर अस्पताल में पड़ा रहा और अभी तक शव नहीं उठ सका है। और एहतियात के तौर पर पुलिस लगातार कैंप करी और थाने के अफसर भी लगातार जमे और सदर समेत आसपास का इलाका पुलिस छावनी में तब्दील है। और वहीं बिहार के मुजफ्फरपुर के सदर थाना क्षेत्र के शेरपुर से अगवा किशोरी गुरुवार की सुबह सकुशल बरामद कर ली गई है और घर के सामने ट्रैक्टर से किशोरी मिली और सदर पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। और वहीं आपको बता दें कि शेरपुर इलाके से बुधवार की शाम बाइक सवार 2 अपहरणकर्ताओं ने ठेकेदार की बेटी को अगवा कर लिया था और इस दौरान अपहरणकर्ताओं द्वारा 5 लाख रुपए फिरौती की मांग की गई थी। और वहीं बदमाशों द्वारा अंग्रेजी में लिखा पत्र परिजनों तक पड़ोस की एक बच्ची के हाथ से भेजा गया था और घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई थी और सूचना पर सदर थाने की पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच की थी। और वहीं आपको बताते चले कि शेरपुर निवासी ठेकेदार
चंदन तिवारी की बेटी अपने घर के दरवाजे के समीप टहल रही थी और इसी क्रम में बाइक सवार दो बदमाश आए और किशोरी को हथियार के बल पर अगवा कर लिए थे। और वहीं किशोरी चिल्लाने की कोशिश की तो उसका मुंह दबा दिया गया और इस दौरान बदमाश द्वारा वहां मौजूद एक बच्ची को पत्र दिया गया और बदमाशों द्वारा कहा गया कि जाकर किशोरी के घर पर दे देना। और पत्र मिलने के बाद किशोरी के परिजन परेशान हो गए और वहीं परिजनों के मन में तरह तरह की चिंताएं होने लगी थी। और सूचना पर नगर डीएसपी राम नरेश पासवान भी मौके पर पहुंचकर जांच की और आसपास में लगे सीसीटीवी को पुलिस ने खंगाला, मगर देर रात तक कोई सुराग नहीं मिला। इसके बाद पुलिस के विभिन्न ग्रुप पर किशोरी का तस्वीर वायरल कर दिया गया और साथ ही जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में नाकेबंदी कर जांच अभियान चलाया गया, मगर देर रात तक किशोरी का कोई पता नहीं चला था। और इसी बीच गुरुवार की सुबह ट्रैक्टर से किशोरी बरामद कर ली गई और अभी वो बेहोशी की हालत में है। और वहीं नगर पंचायत वार्ड 10 के पार्षद राजवंती देवी द्वारा नामांकन के समय नामांकन पत्र में तथ्य छिपाए जाने के मामले को लेकर डीएम धर्मेंद्र कुमार ने नगर पंचायत ईओ के यहां पत्र भेजकर उक्त पार्षद पर प्राथमिकी दर्ज करते हुए दंडात्मक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। और वहीं जिला पदाधिकारी द्वारा दिए गए निर्देश में सचिव राज्य निर्वाचन आयोग पटना द्वारा निर्गत किए गए पत्र का हवाला देते हुए बताया गया है कि नामांकन पत्र में तथ्य छिपाए जाना बिहार नगर पालिका अधिनियम का घोर उल्लंघन है। और वहीं आपको बता दें कि कोचस निवासी प्रियंका कुमारी द्वारा डीएम के यहां परिवाद दायर कर पार्षद पर कार्रवाई किए जाने की मांग की गई थी। और प्रियंका ने बताया था कि राजवंती देवी तथ्यों को छिपाकर किस तरह धोखाधड़ी कर पार्षद बनी है, जिसकी जांच करने पर तथ्य सामने आए और राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर प्राथमिकी दर्ज कराई जा रही है। और थाना अध्यक्ष अतवेंद्र कुमार ने बताया कि मंगलवार की शाम थाना मुख्यालय के पास NH 120 पर वाहन अभियान चलाया जा रहा था और इसी क्रम में दावत प्रखंड के जिला परिषद पद की प्रत्याशी पम्मी कुमारी अपने 3 समर्थकों के साथ स्कॉर्पियो में सवार होकर जा रही थी। जब उनके वाहन की जांच की गई तो अंदर 26 अलग अलग पैकेट में रखे 26,000 रुपये पाए गए, जिसके आदेश आचार संहिता का उल्लंघन मामला मानते हुए रुपये के साथ स्कॉर्पियो वाहन जब्त कर लिया गया और परिषद प्रत्याशी पम्मी कुमारी समेत 3 के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई। और वहीं एक मामला दावत अंचलाधिकारी नवलकांत ने जमसोना पंचायत के अकोड़ा निवासी मुखिया प्रत्याशी पूनम देवी के विरुद्ध जनसंपर्क अभियान में अत्यधिक बाइक लेकर भ्रमण करने को लेकर आचार संहिता उल्लंघन के मामले में FIR दर्ज कराई गई है और वहीं दोनों प्राथमिकी की जांच प्रारंभ कर दी गई है। और वहीं बिहार सरकार का कैबिनेट ने बुधवार को बिहार मद निषेध और उत्पाद नियमावली 2021 को स्वीकृति दे दी है और इसमें मद निषेध से जुड़े कई नियमों को स्पष्ट किया गया है। और इसके तहत अगर किसी परिसर में शराब का निर्माण या भंडारण, बोतल बंदी, बिक्री या फिर आयात निर्यात होता है तो वैसे पूरे परिसर को सील बंद कर दिया जाएगा, मगर आवासीय परिसर में शराब मिलने पर सिर्फ चिन्हित भाग ही सील बंद किया जाएगा और ना कि संपूर्ण परिसर। और इसके अलावा छावनी क्षेत्र और मिलिट्री स्टेशनों को शराब भंडारित करने की अनुमति होगी। और वहीं मगर कंटेनमेंट जो क्षेत्र से बाहर किसी भी कार्यरत या सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारी को शराब रखने या उपभोग करने की अनुमति नहीं होगी। और वहीं प्राविधान के तहत अनाज एथनॉल उत्पादित करने वाली अनाज आधारित डिस्टिलरी की गतिविधि 24 घंटे सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में संचालित होगी। और साथ ही ये भी निर्णय लिया गया है कि मादक द्रव्य से लदे वाहनों को राज्य ऐसे घोषित चेकपोस्ट से ही आने जाने की अनुमति होगी। ऐसे वाहनों को हर हाल में 24 घंटे के अंदर राज्य की सीमा से बाहर निकालना जाना होगा। जैसे ही शराब लदी गाड़ी राज्य की सीमा में प्रवेश करेगी, इसमें डिजिटल लॉक लग जाएगा।
और वहीं शीतल टोला निवासी भाकपा माले नेता और पूर्व वार्ड पार्षद गोपाल प्रसाद के बेटे विजय कुमार की हत्या से लोगों का आक्रोश फूट पड़ा है। और बुधवार को हुई हत्या के बाद गुरुवार सुबह आक्रोशित नेताओं और कार्यकर्ताओं ने शव रखकर शिवगंज मोड़ को जाम कर दिया और अपराधियों की गिरफ्तारी, मृतक के आश्रितों को मुआवजा देने की मांग करें और सड़क जाम और हंगामे से आवागमन अवरुद्ध हो गया और घटनास्थल पुलिस छावनी में तब्दील है। और अभी तक पुलिस ने इस मामले में 3 संदिग्धों को उठाया है और भाकपा माले नेता अमित कुमार उर्फ बंटी, क्यामुद्दीन अंसारी, राजू यादव, दिलराज प्रीतम के नेतृत्व में माले समर्थकों ने सड़क जाम किया है। सड़क जाम होने के कारण शिवगंज दुर्गा मंदिर मोड़ पर तीनों ओर से वाहनों की लंबी कतारें लग गई और सदर अस्पताल में आने वाले मरीजों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और वहीं इधर हंगामे की सूचना मिलते ही आरा सदर एएसएसपी, सदर एसडीपीओ हिमांशु, अवनीश कुमार और पुलिस बल के साथ पहुंचकर मौके पर पहुंचे लोगों को समझाने बुझाने में जुट गए और आक्रोशित लोग सरकार मृतक से तत्काल 10 लाख रुपए मुआवजे देने की मांग कर रहे हैं और वहीं गिरफ्तार करने की भी मांग की जा रही है। और वहीं अपराधियों ने माले नेता के बेटे को गोलियों से भून दिया था और करीब 7 गोलियां मारी गई थी। हथियार बरामदगी की भी सूचना और आरोप भागलपुर सेंट्रल जेल में बंद कुख्यात गैंगस्टर धनजी यादव और उसके साथियों पर। इधर हत्या के बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, लेकिन शव पूरी रात सदर अस्पताल में पड़ा रहा और अभी तक शव नहीं उठ सका है। और वहीं एहतियात के तौर पर पुलिस लगातार कैंप कर रही है और थाने के अफसर भी लगातार जमे और सदर समेत आसपास का इलाका पुलिस छावनी में तब्दील है। और वहीं भगवान श्री राम के अस्तित्व पर सवाल उठाकर पूर्व मुख्यमंत्री और हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी विवादों में आ गए और बीजेपी समेत अन्य दलों ने उनके इस बयान की निंदा की। और वहीं आपके द्वारा अभियान के संस्थापक और पटना हाईकोर्ट के वकील संजीव मिश्रा ने पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को चुनौती दी है और उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा भगवान श्री राम के अस्तित्व पर सवाल उठाने पर कड़ी आपत्ति जताई है। मिश्र ने कहा है कि मांझी में हिम्मत है तो वह ऐसा बयान अल्लाह के बारे में दे और बकौल मिश्रा मांझी का बयान विवेक से परे है और वहीं महापुरुष व्यक्ति नहीं मानने पर संपूर्ण विश्व आश्चर्यचकित है और श्री राम पर ऐसी ओछी टिप्पणी करके अपनी बुद्धि भ्रष्ट होने जाने का प्रमाण मांझी ने दे दिया। और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी द्वारा भगवान श्री राम को लेकर दिए गए बयान पर बीजेपी के कई मंत्रियों ने सवाल खड़ा कर दिया और पार्टी की ओर से बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में सहयोग कार्यक्रम के दौरान बुधवार को पत्रकारों के सवाल पर युवा एवं कला संस्कृति मंत्री आलोक रंजन झा ने कहा कि राम हम सब के आराध्य और प्रेरणा स्रोत है। बिहार के पाठ्यक्रम में राम के संदर्भ को शामिल किया जाए। और राजस्व और भूमि सुधार मंत्री राम सूरत राय ने कहा कि भगवान राम हम सब के आराध्य हैं और राम के अलावा कुछ नहीं। वहीं आपको बता दें कि बुधवार को भी मांझी अपने बयान पर कायम रहे। उन्होंने कहा कि वो अब भी कहते हैं कि श्री राम भगवान नहीं थे, वैसे ये उनका व्यक्तिगत विचार है और वो नहीं मानते कि श्री राम भगवान थे। हाँ, वो महानायक थे और उनके बताए रास्ते का अनुसरण करना चाहिए। और वहीं HDFC अब एक बड़ा बदलाव करने की ओर साफ इशारा कर चुकी है। तो अगर आपका खाता भी HDFC बैंक में है तो आपको बता दें कि HDFC जल्द ही पेमेंट सिस्टम से जुड़ी नई नोटिफिकेशन साझा करने वाला है। और क्या है पूरा मामला, देखिए हमारे खास रिपोर्ट में। HDFC ऑटो डेबिट पेमेंट सिस्टम में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है, जो ग्राहकों के बेहतर अनुभव को ध्यान में रखते हुए होने जा रहा है। दरअसल 1 अक्टूबर से नया डेबिट पेमेंट सिस्टम लागू किया जाएगा। इस नए डेबिट पेमेंट सिस्टम के अनुसार अब बैंक और फोन पे, पेटीएम जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को किश्त या फिर बिल काटने के पहले आपसे अनुमति लेनी होगी और उन्हें अपने सिस्टम में ऐसा बदलाव करना होगा कि वो बिना किसी अनुमति के आपका पैसा नहीं काट सकेंगे।
HDFC बैंक ने इस नए नियम को लेकर एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तो वहीं अब ऑटो पे को लेकर जारी अधिसूचना के मुताबिक बैंक ई मैंडेट प्रोसेसिंग या फिर ऑटो डेबिट प्रोसेसिंग को लेकर किसी भी तरह के निर्देश को तब तक स्वीकार नहीं करेगा जब तक रिजर्व बैंक गाइडलाइंस के अनुरूप नहीं होंगे। अगर आपके बैंक के मोबाइल ऐप या फिर इंटरनेट बैंकिंग की सहायता से क्रेडिट या डेबिट कार्ड से ऑटो बिलर लिंक किया है तो वो काम नहीं करेगा। साथ ही आपको बता दें कि ई मैंडेट को लेकर एक कॉमन प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है। HDFC बैंक की ओर से बताया गया है कि उसने नए नियम के तहत इंटरनल डेवलपमेंट को अपग्रेड कर लिया है। जब तक ये सुविधा लाइव नहीं हो जाती तब तक बैंक अपने ग्राहकों को कुछ सुविधा उपलब्ध करवा रहा है। इसी क्रम में लिमिटेड मर्चेंट को लेकर भी एक नई सुविधा शुरू कर दी गई है और किसी भी तरह का पेमेंट HDFC कार्ड से किया जा सकता है। बैंकिंग की मदद से फोन बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, गैस बिल, मोबाइल बिल, DTH बिल, LPG बिल को लेकर बिलर में ऐड किया जा सकता है। वर्तमान में नेटफ्लिक्स और Amazon प्राइम को मर्चेंट के तौर पर प्लेटफॉर्म से जोड़ लिया गया है। इन दोनों के लिए ही ऑटो पेमेंट की सुविधा शुरू हो चुकी है। फिलहाल ऑटो पे की सुविधा मास्टर कार्ड या फिर डाइनर्स कार्ड, रुपे कार्ड पर उपलब्ध नहीं है, पर बहुत ही जल्द इन कार्ड्स पर भी ऑटो पे की सुविधा शुरू कर दी जाएगी। गौरतलब है कि नई व्यवस्था से सुविधा पाने के लिए आपका मोबाइल नंबर बैंक में अपडेट होना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि आपके इसी अपडेटेड नंबर पर SMS के जरिए डेबिट का नोटिफिकेशन आएगा। साथ ही ये भी ध्यान रखें कि नया डेबिट सिस्टम डेबिट और क्रेडिट कार्ड के माध्यम से या फिर उन पर सेट किए गए ऑटो डेबिट पेमेंट पर ही लागू होगा। स्पेशल रिपोर्ट, आर्या न्यूज। और वहीं इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए आर्या न्यूज के साथ।